हेलो सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आज के सेशन में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए आज देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। सीधी बात नो बकवास में। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 1 है, भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, भूकंप अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे भूकंप को मेजरमेंट किया जाता है, जिससे बताया जाता है कि 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, 7.5 का आया। इस तरह किस यंत्र से उसको मेजर करते हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 डाप्सन होगा, ऑप्शन नंबर 2 सिस्मोग्राफ होगा, ऑप्शन नंबर 3 स्फिग्नोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर 4 पायरोमीटर होगा? क्या होगा? तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबके बारे में। ऑप्शन नंबर 1 दिया है डाप्सन। डाप्सन यूनिट जो होती है वो ओजोन परत ओजोन परत की मोटाई को मापता है। स्फिग्नोमीटर से बीपी को नापते हैं, ब्लड प्रेशर को। इसमें 120 80 होता है। इसको सिस्टोलिक कहते हैं, इसको डायस्टोलिक कहते हैं। पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है। बहुत उच्च ताप को पायरोमीटर मेजर करता है, उच्च ताप को, हाई टेम्परेचर को। तो देखिए क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से मेजर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो क्या यह ऑप्शन नंबर 1 आयन मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर 3 समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर 4 मध्य मंडल में? देखिए वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पांच प्रकार की परत पाई जाती हैं। पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, दूसरा हो जाएगा समताप मंडल, तीसरा हो जाएगा मध्य मंडल, चौथा हो जाएगा आयन मंडल, फिर पांचवा हो जाएगा बाह्य मंडल। तो ये 5 परत हैं। अब देखिए ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन पाया जाता है समताप मंडल सेकंड में। इनका ट्रिक होता है टेस्मी टेस्मी टी एस एम ए ई। याद करने के लिए एक साथ देखिए, वायुमंडल की परत को हम टेस्मी कहेंगे, टी एस एम ए ई, टेस्मी टेस्मी। टेस्मी का फुल फॉर्म होगा, देखिए, ट्रोपोस्फियर होगा मीन्स क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मध्य मंडल आयनोस्फीयर हो जाएगा, इसको मीजो कहेंगे, मीजोस्फीयर हो जाएगा, आयनोस्फीयर हो जाएगा, एक्जियोस्फीयर हो जाएगा, तो वायुमंडल हो जाए। तो इनका ट्रिक है TSMAE, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्जियोस्फियर। तो देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कहाँ से, एक मिनट, ऑप्शन नंबर
3 समताप मंडल पाई जाती, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर 3 समताप मंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सबसे ज़्यादा ये ओजोन परत का क्षरण करती है। ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है डावसन इकाई से। अगर 200 डावसन यूनिट 200 डावसन इकाई से अगर पतली है ओजोन परत, तो इसका मतलब ओजोन का क्षरण हुआ है ओजोन परत का। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? अभी हमने बताया वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है, तो अभी हमने बताया ट्रिक बताया TSM A और E, टैज्मे या टैस्मे। तो देखिए ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो देखिए सबसे निचली परत कौन है? ट्रोपोस्फीयर मीन्स क्षोभ मंडल। तो इसका क्या करेक्ट हो जाए? ऑप्शन नंबर 2 क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं होना चाहिए? यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, इसे कहते हैं वैश्विक तापायन, ग्लोबल वार्मिंग, तो देखिए इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्य गैस है, ओजोन गैस ग्रीन हाउस की मुख्य गैस है। फिर उसके बाद क्या है इसमें? मीथेन CH4 ये भी गैस है। फिर जलवाष्प H2O ये भी गैस है। ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। इसमें पूछा है कौन सा इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया है CO2, फिर दिया है मीथेन CH4, फिर दिया है जलवाष्प H2O। इसमें से एक नाइट्रोजन बच रहा है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाई जाती है 78%, और यह ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। तो देखिए एक बार ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आती है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटसेट्रा और गैस इत्यादि गैसें कौन कौन सी नहीं आती हैं, तो नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये सब गैसें ये ध्यान से देख लीजिए। इन गैसों का ग्रुप भी दे सकता है कभी कभी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है। कौन सी गैस है ये? ग्रीन हाउस गैस। गर्मी के लिए सबसे ज़्यादा यही जिम्मेदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ती है तो उतना ही ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। तो चलिए देखिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अम्ल वर्षा का जिम्मेदार कौन है? अम्ल वर्षा का जिम्मेदार कौन है? तो देखिए अम्ल वर्षा का जिम्मेदार कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये दो गैसें मिलकर क्या कहते हैं कि अम्ल वर्षा करते हैं। अम्ल वर्षा क्या होता है? जब वर्षा का पानी का pH मान
जब वर्षा का पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वर्षा का जल का जो पीएच मान है 5 वर्षा के जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, H2O प्लस रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड से तो बनाएगा H2SO4 बना लेता है, H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसी तरह H2O रिएक्ट करेगा NO2 से तो ये बना लेता है यहाँ से HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब ये दोनों क्या है, अम्ल हैं, इस कारण वर्षा को कहते हैं अम्ल वर्षा। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या समझ में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल वर्षा का जिम्मेदार कौन है? तो सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, सल्फर डाई ऑक्साइड। कार्बन नहीं होगा, जलवाष्प नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा। 3 गलत है, 1 करेक्ट है। उपसौर की घटना कब होती है? देखिए उपसौर की घटना कब होती है, उपसौर क्या होता है और अपसौर दो घटना होती है। मान लीजिए ऐसे ये पृथ्वी है और सूरज यहाँ पर है। सूरज कहाँ है? यहाँ पर। सूरज यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, उपसौर का मतलब होता है कि सूर्य के नज़दीक और अपसौर का मतलब होता है सूर्य से दूर। तो देखिए कब सूर्य नज़दीक होता है और कब दूर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ से मान लेते हैं कि ये सूरज जो है इधर पृथ्वी के इतने नज़दीक है और यहाँ पर पृथ्वी के इतने दूर है। तो देखिए जो पृथ्वी के नज़दीक वाला भाग है इसे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और इधर वाले कहते हैं अपसौर। तो देखिए उपसौर और अपसौर आपको समझ में आ गया। जब सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, उप का मतलब पास और सौर का मतलब सूरज, तो जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूरज होता है उसे कहते हैं उपसौर। और जब पृथ्वी से दूर होता है सूरज उसे कहते हैं अपसौर। तो आपको समझ में आ गया होगा उपसौर और अपसौर का क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एक कब होती है तो एक किस महीने में होती है, तो उपसौर जब सूरज जो है जनवरी के महीने में सबसे नज़दीक पृथ्वी के आता है। कब? 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 3 जनवरी को सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, इसलिए इस घटना को कहते हैं उपसौर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी सूरज से पृथ्वी को प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्या 20 मार्च को, ऑप्शन नंबर 28 फरवरी, 16 सितंबर और 31 जनवरी को। तो देखिए कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है और क्वेश्चन जो इस सेशन में लिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चिपको आंदोलन से संबंध है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 मेधा पाटेकर होंगे, क्या ऑप्शन नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा होंगे, क्या ऑप्शन नंबर 3 में पांडुरंग हेगड़े होना चाहिए, पांडुरंग हेगड़े। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 मेधा पाटेकर होंगे,
ऑप्शन नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। ऑप्शन नंबर 3 पांडुरंग हेगड़े होंगे। ऑप्शन नंबर 4 अमृता देवी बिश्नोई होंगी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा हो गए। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। पांडुरंग हेगड़े जो है अपिक्को आंदोलन कर्नाटक से, अपिक्को आंदोलन। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई इन्होंने राजस्थान में पेड़ों से लिपट कर पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी बहुत पहले। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट 2। क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर 2 थायमिन, ऑप्शन नंबर 3 टेकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर 4 नियासिन। तो देखिए आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। रथ एक टाफी, अब इनका हो जाएगा ABCDE और के। तो विटामिन ए का नाम हो जाएगा रासायनिक नाम, केमिकल नेम रेटिना, विटामिन बी का नाम हो जाएगा थायमिन, विटामिन सी का नाम स्कारबिक एसिड, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल और विटामिन ई का नाम फ्लिकविन एसिड। ठीक, फ्लिकविन हो जाएगा। तो ट्रिक आप याद कर लीजिए, रथ एक टाफी, सभी विटामिन का रासायनिक नाम आपको याद हो जाएगा। तो रथ से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से स्कारबिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टी से टेकोफेरॉल और एफ फ से आ जाएगा फ्लिकविन। अब यहाँ से विटामिन ए रतौंधी रोग के लिए, आँखों की ज़रूरत के लिए रतौंधी रोग विटामिन ए से नहीं होता। विटामिन ए कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन सी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन या बंधापन आती है। और विटामिन के क्या होता है? रक्त में थक्का जमाने के काम में आता है। क्या करता है? रक्त में थक्का जमाने के लिए, रक्त में थक्का जमाने के। तो यहाँ से देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा नियासिन। विटामिन B3 के कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो उसका नाम है पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग। ये बहुत आता है क्वेश्चन में, पेपर में हर बार कहीं न कहीं आ जाता है। विटामिन B3 से होने वाला रोग, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो ध्यान दीजिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और उससे होने वाला रोग क्या है? पेलाग्रा रोग है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अभी हमने बताया कितने विटामिन हैं, A, B, C, D, E और के। इसमें से बी और सी, BC आपको याद करना है। BC जल में घुलनशील हैं। उसके अलावा जो बच रहे हैं वो फैट्स वसा में घुलनशील हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील हैं? तो बी और सी जल में घुलनशील हैं। उसके अलावा जो बच रहे हैं वो फैट में वसा में घुलनशील हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर एक में विटामिन ए दिया है, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? जल में घुलनशील है विटामिन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको पढ़िएगा और करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन, ऑप्शन नंबर 2 है वसा, ऑप्शन नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन। ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो
तो सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही।